to my channel, and this is Kavleen Kaur, and finally I got my visa, yaar. Seriously, after 52 to 53 days bhai, I got my visa, and especially मेरा super priority नहीं priority case था. तो भाई पेशेंस देख रहे हो तुम लोग मेरा, पेशेंस लाइक सीरियसली भाई, सॉरी वीडियो रुक गए थे. सो सीरियसली भाई मैंने इतना वेट किया यार, इतना मतलब इतना ही ज़्यादा, कितना मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है कि भाई मैंने कितना वेट किया. मतलब लिटरली भाई मैंने प्रायोरिटी में केस लगाया था कि मुझे जाना है एंड 50 दिन बाद आ रहा है यार वीज़ा. तो पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस, बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से. तो भाई क्या हुआ कि मैं अपना होल प्रोफाइल बताऊँगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों लेट हुआ, क्यों नहीं हुआ, ठीक है, क्या ऐसे फाइल में गलतियाँ थी. तो ऐसे मेरे को नहीं पता कि मेरी फाइल में क्या गलती थी, बट मैं तुम्हें एक बता सकती हूँ कि ये तुम कर सकते हो जो कि मैंने किया है ना, वो तुम नहीं कर सकते. मतलब तुम्हें नहीं करना वो जो मैंने किया. ओके, तो भाई मैंने अपनी फाइल लगाई थी 1 सितंबर को, ठीक है. उसके बाद मुझे थोड़ा अपॉइंटमेंट्स की डेट नहीं मिल रही थी, तो मैंने 7 सितंबर की बायोमेट्रिक्स ली, ठीक है. 7 को मेरी बायोमेट्रिक हुई, तो मुझे लगा था कि भाई मेरा अब वीज़ा आ जाएगा 5 दिन में. 5 दिन हो गए, कुछ नहीं आया. कुछ भी नहीं. अगले दिन और NSF की मेल आ गई. तो NSF की मेल में क्या होता है कि भाई वो बेसिकली आपको ये कहता है कि आपका केस नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड आपके केस को हम अपने कस्टमर केयर टाइम के हिसाब से नहीं कर सकते सॉल्व, और हमें थोड़ा और टाइम चाहिए होगा. प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, ठीक है. यही फालतू की बातें कहते हैं. मैंने इतनी पेड इंक्वायरीज़ की हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. अब मैं सीरियसली बताऊँ, एक टिप है, पेड इंक्वायरी की जगह ना आफ्टर बायोमेट्रिक्स अगर आपको 1-1.5 महीना हो गया वेट करते हुए, ठीक है, जैसे मेरे को 50 दिन बाद आया, अब 1-1.5 महीना कैसे काउंट करना, वर्किंग डेज ओनली, ओके, लाइक 5 days ऑफ द वीक ओनली. तो कंप्लेंट बॉक्स होता है एक, जहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है. तो वो कंप्लेंट करना, उसमें आपके पैसे भी नहीं लगते हैं, एंड उसका रिवर्ट थोड़ी लेट आता है, बट आ जाता है, लाइक विद इन आई थिंक 2-3 days बाद आता है. बट उसमें यार ये है ना कि तुम्हारे पैसे नहीं लग रहे हैं, है ना, क्योंकि जो मैंने अपने पैसे वेस्ट किए हैं वो तुम ना करो. 300 रुपये कुछ नहीं होते हैं, बट कहने को होते भी बहुत कुछ है ना. तो भाई कंप्लेंट्स वाला बॉक्स आप यूज़ कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है. वहाँ से आप कंप्लेंट करोगे तो आपको रिवर्ट बैक आ जाएगा कि भाई आपका केस कहाँ पे रुका हुआ है. वो एग्जैक्ट नहीं बताते, और एग्जैक्ट कस्टमर केयर वाले भी नहीं बताते. जो पेड इंक्वायरी वाले होते हैं ना, उनको भी नहीं पता होता भाई. वो बस यही बताते कि हाँ आपका वेटिंग डिसीजन है अभी. ये तो हमें भाई उनकी साइड पर भी दिख ही रहा है ना यार, हद है. तो फ़ायदा नहीं है कुछ पेड इंक्वायरी का. पेड इंक्वायरी तब करो जो आपको वेट करते करते 2 महीने हो गए. अब मैं बता दूँ, मेरा केस था दिल्ली का, मैं दिल्ली में रहने वाली हूँ, बट मुझे दिल्ली में उस टाइम G20 की वजह से अपॉइंटमेंट्स नहीं मिली थी, और इसीलिए मैं वहाँ पे गई थी जालंधर, ठीक है, क्योंकि हमारा प्लान था लाइक कि अमृतसर जाना है वो 3 दिन की छुट्टी में, तो हमने सोचा कि जालंधर ही ले लेते हैं, है ना. तो मुझे चंडीगढ़ लेना चाहिए था, वैसे पता नहीं क्यों मैं जालंधर, मतलब रास्ता तो वही था ना यार. कोई नहीं, वीज़ा आ गया ना बस. तो भाई 7 को मेरी बायोमेट्रिक्स है, मुझे 5 दिन तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया. 8 को मेरी NSF मेल और आ गई थी. उसके बाद भाई क्या हुआ कि 5 अक्टूबर को जाके मेरे को एक इंटरव्यू का मेल आता है. 5 को नहीं आता, वो 2-3 अक्टूबर को आता है ऐसे कि 5 को आपका इंटरव्यू है, ठीक है. 2-3 दिन पहले बता दें वो आपका इंटरव्यू है. तो फिर मैंने इंटरव्यू लिया. अब मैंने उससे भी पूछा था स्पेशली कि भाई, उसने जब लास्ट मेरे से पूछा, मैंने एक इंटरव्यू के क्वेश्चंस की भी वीडियो डाली हुई है जो मैंने उसी दिन डाल दी थी ताकि मुझे क्वेश्चंस याद रहें. तो प्लीज़ आप देख सकते हो, अगर आपका भी इमिग्रेशन में टाइम लग रहा है, NSF की मेल आई है, तो आपका भी इंटरव्यू हो सकता है. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड यार, मतलब अपनी तरफ से प्रिपेयर रहोगे तो कोई मतलब नुकसान नहीं है ना, आना तुम्हारा फ़ायदा ही है. और फिर भाई मैंने उनसे भी स्पेशली पूछा कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा, तो उन्होंने भी यही कहा विद इन 2-3 days, और मे बी विद इन लाइक टुडे और मे बी टुमारो. तो मैंने कहा ओके, मैं तो खुश हो गई थी. मैंने कहा वाह शुक्र है यार, अब तो आ रहा है मेरा वीज़ा. तो
तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई नहीं आया, लाइक 5 नवंबर तक भी मेरे पास कुछ नहीं आया। मैंने महीना वेट कर लिया, 2 दिन 3 दिन तो छोड़ ही दो। फिर उसके बाद मैंने अपने माइंड में सोच रखा था कि भाई मैं 15 नवंबर तक की बस वेट करूँगी, उसके बाद नहीं करूँगी, क्योंकि उसके बाद बस बहुत हो गया मेरा पेशेंस। इतना मेरे में पेशेंस 1% नहीं है यार, जितने इस प्रोसेस ने सिखा दिया यार, हद हो गई मतलब। और ठीक है भाई, ये प्रोसेस बहुत पेशेंस सिखाता है। बाहर जाना है तो पेशेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। सो क्या हुआ कि भाई अब मैंने वेट किया 15 नवंबर तक। अब मेरे दिमाग में क्या था कि 15 नवंबर तक वेट करेंगे, चलो जी अगले दिन हम जलंधर पहुँचेंगे, ठीक है। मैंने अपने घर वालों का दिमाग शुरू कर दिया खाना कि भाई मैंने जाना है वीज़ा लेने वापस, मतलब पासपोर्ट लेने वापस, क्योंकि वो नहीं दे रहे। मुझे था कि मैं दिल्ली में फिर से अप्लाई करूँगी। अब एक बार क्या हुआ था कि एक बार मैं दिल्ली भी गई थी, इससे पहले 15 नवंबर से पहले मैं दिल्ली भी गई थी कि आई हैव टू विड्रॉ माई एप्लीकेशन बिकॉज अभी तक डिसीज़न मेड नहीं हुआ। तो वहाँ पर मुझे 2 लोग मिले थे एंड उनका भी लिटरली 2 महीने से नहीं आया था डिसीज़न। तो मैंने कहा शिट यार, मुझे तो अभी 1 महीना ही हुआ है, इनको तो 2 महीने हुए। मैंने कहा 2 महीने तो वेस्ट नहीं कर सकते भाई। मैंने कहा जनवरी इंटेक भी निकल जाएगा मेरा ऐसे। तो फिर मैं और डिसअपॉइंट हो गई। फिर मुझे और चुल हो गई कि भाई जाओ जाओ जाओ, अब बाहर जाके वीज़ा अपना ले आओ वापस। नहीं आ रहा आपका कोई वीज़ा, इट्स ओके, दिल्ली में आके फिर से अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा ही जाएगा ना यार, क्या दिक्कत हो गई, फिर से आ जाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे को गॉड ने एक साइन दिया, मैं बीमार हो गई। मतलब लिटरली भाई मुझे कुछ नहीं था, मुझे कुछ नहीं था, मतलब मैं ऐसे वैसे बीमार नहीं हुई कि बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई, लाइक ऐसे खांसी जुकाम भी नहीं हुआ, जस्ट मेरे स्टमक एक हो गया। ओके, स्टमक एक में ऐसे नहीं कि स्टमक एक वाला एक स्टमक एक नहीं, लाइक मसल्स पेन हो रही थी, पता नहीं क्या ही हो रहा था मतलब वो, है ना। तो मेरे टिश्यूज़ थोड़े से टीयर हो गए थे क्योंकि मैंने कुछ हैवी उठा लिया था। तो भाई उस वजह से मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप वेट करो, आपके तो प्लास्टर चढ़ेगा। तो 2-3 दिन तक मैं हिल नहीं सकती थी, ठीक है, ऐसा कुछ था। क्योंकि भाई अब आपका स्टमक तो स्ट्रेट रहना चाहिए एकदम, अगर उस पर प्लास्टर है तो है शिट। 2-3 दिन तो गए मेरे। अब 17th को मेरा डिसीज़न मेड हुआ, 17 नवंबर को, ठीक है। तो जब मैं ठीक होगी ना, 15 से 16-17 तक मैं ठीक थी, है ना। 17 को मैं ऐसे थी कि चलो 18-19 को चल लेंगे, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 17th को मैंने एक पेड इंक्वायरी की स्पेशली कि भाई मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे ऐसा ना हो कि वो बोलेंगे अभी तो आपका डिसीजन मेड होने ही वाला है बस, तो फिर आप ऐसे क्यों विड्रॉ करो, फालतू में पैसे वेस्ट करोगे, मत करो। तो फिर मेरे घर वाले बोलेंगे ना कि क्यों ले आई पहले ही फिर यहाँ पे। तो फिर मैंने उनसे स्पेशली पूछा, 17th को ही पूछा मैंने रात को उनको कि भाई मेरा एक बार स्टेटस बता दो आपके साइट से, क्योंकि ऐसे होता है कभी कभी कि उनकी साइट पे लेट अपडेट होता है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि नहीं स्टिल वेटिंग है ना। फिर मैंने, अब बीच में सैटरडे संडे आ गया था, मैंने मंडे को फिर से पूछा, मैंने कहा चल कोई नहीं मंडे तक का वेट कर लेते हैं। अब मैंने मंडे को पूछने की सोची ही थी, तब तक मुझे डिसीज़न की मेल आ गई 23 को कि भाई तुम्हारा तो डिसीज़न मेड हो गया। अब मुझे वो डिसीज़न मेड 23 को मेल आ रही है और लिटरली मेरा डिसीज़न मेड 17th को वो हुआ है। और ये बात पेड इंक्वायरी वालों को भी नहीं पता थी, तभी मैं कहती हूँ पेड इंक्वायरी मत करना प्लीज़, क्योंकि फ़ायदा नहीं कुछ। 5-6 दिन बाद में अगर उनको नहीं पता लग रहा तो फिर ऐसे अपडेट का क्या ही फ़ायदा, है ना। पैसा बर्बाद ही है फिर पेड इंक्वायरी तो भाई लिटरली मुझे ऐसा लगा कि जब भगवान आपको साइन देता है तो ले लेने चाहिए, वो आपके अच्छे के लिए होता है। अब मैं क्या करती कि अगर मैं फ़ाइल विड्रॉ करवा लेती तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाने थे, है ना। लाइक भाई IHS फ़ीस तो वापस आ जाती है, बट आपकी प्रायोरिटी फ़ीस, फिर आपकी वीज़ा फ़ीस, फिर उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन, फिर कोरियर, ये वो, मतलब फालतू के चार्जेस मिलाम लू के मेरा लगभग मान लो कि 1-1.5 लाख वेस्ट हो जाता, है ना। और फिर वो मैं दोबारा लगाती तो फिर और मुझे लगता है कि हाँ इतने सारे पैसे वेस्ट हो गए। तो भाई बच गए मेरे पैसे, आ गया था मेरा डिसीज़न उसी सेम वीज़ा पे। तो अब मैं वो उसमें 15 दिसंबर से लेके कुछ मार्च तक का टाइम दिया आने का। तो भाई मतलब वेट करना ही सबसे बेस्ट है, और हो सके तो अपनी फ़ाइल में अब क्या क्या गलतियाँ ना करें, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। भाई मैंने दो बैंक स्टेटमेंट्स लगाई थी, ठीक है।
अब 2 बैंक स्टेटमेंट में क्या हुआ, एक मेरी थी और एक मम्मी की थी। अब उसमें मेरी स्टेटमेंट प्लस मम्मी की स्टेटमेंट, फिर उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह चेक करना, तो ये सब की ना वेरिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। एक तो भाई आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स, ठीक है, उसके बाद आपके कॉलेज के सर्टिफिकेट्स, उसके बाद आपके फालतू के सर्टिफिकेट्स, है ना, मतलब मान लो कि कोई कोर्स वोर्स किया हो जैसे मैंने किया था, तो ऐसे यार चीज़ें मिला के ना बहुत सारी हो जाती हैं। तो उसके बाद तुम स्टेटमेंट भी 2 लगा दोगे, तो पैसे का चक्कर उनको ज़्यादा होता है कि भाई 28 दिन पुराना है कि नहीं है, अब ये ऐसे है कि वैसे है ना, वो ज़्यादा चेक करते हैं। तो मैंने जब VFS वालों से पूछा था ना बीच में कि मेरी फ़ाइल में क्या सीन है, लाइक कहाँ अटकी हुई है, VFS वालों से पूछा था मैंने ये, तो भाई उन्होंने मुझे बताया कि आपका तो सब कुछ हुआ है, बस एंट्री क्लियरेंस पे फाइल अटकी पड़ी है। तो एंट्री क्लियरेंस पे क्या होता है, बस उनको स्टैंप लगानी होती है, उतना नहीं बताया जा रहा था उनसे यार इतने टाइम से। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक हो चुके हैं, वो भी 2-2 बार, एजुकेशनल, फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट्स, सब कुछ, लाइक सब कुछ 2-2 बार चेक हो चुका है, तब भी नहीं हो रहा है कुछ भी। तो आई थिंक वो वेट कर रहे थे कुछ रिजेक्ट वगैरह करने की, बट उनको रीज़न नहीं मिल रहा था। तो कोई नहीं यार, अगर वो टाइम लगाते भी हैं तो उनका काम है, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता वेट करने के अलावा। तो हो सके तो बैंक स्टेटमेंट एक ही लगाना, क्योंकि आप अपने स्कूल के सर्टिफिकेट्स वगैरह कम नहीं कर सकते हो, इसीलिए जो चीज़ कम कर सकते हो वो कम करो। क्योंकि अगर बैंक स्टेटमेंट एक लगाओगे, अपनी लगाओगे, तो फिर भाई तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन भी बच जाएगा। उसके बाद आपका जो जैसे मदर या फादर का दिखाओगे तो उनके वेरिफिकेशन वाला भी बच जाएगा टाइम, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है। तो बाकी तो कुछ नहीं होता, ज़्यादा टाइम ही लग जाता है। और प्लीज़ ऑप्ट फॉर स्टैंडर्ड सर्विस में भी अगर आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग होगी तो लिटरली आपका वीज़ा आएगा। अगर प्रायोरिटी में आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है भी है तो भी मतलब मेरी जैसी किस्मत, मेरे को पूरी उम्मीद थी मेरा वीज़ा आएगा, एक ही बारी में आएगा। मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा रिजेक्शन हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं, मेरे को था कि मेरा वीज़ा आएगा, बट मुझे ये नहीं पता था इतना लेट आएगा। तो किस्मत अगर मेरी जैसी हो तो फाइल स्ट्रॉन्ग भी कुछ नहीं कर पाती है, इसलिए प्रायोरिटी सर्विस में पैसे वेस्ट मत करें। बहुत पैसा है तो ऑप्ट फॉर सुपर प्रायोरिटी, है ही नहीं है तो फिर तो स्टैंडर्ड ही है, थोड़ा बहुत भी है तो फिर भी स्टैंडर्ड ही है। प्लीज़ प्रायोरिटी में पैसा मत वेस्ट करो, 30,000 की शॉपिंग कर लो यार, कितना कुछ आ जाता है भाई, ठीक है। और अब तो IHS फीस भी बढ़ गई है यार। और हाँ भाई, तब पता क्या हुआ, मैंने सितंबर में किया था, अक्टूबर में फिर एक अपडेट आई थी IHS की कि भाई IHS बढ़ के इतना हो गया। तो मुझे लगा शिट, वीज़ा एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन, उसके बाद मेरे को IHS फीस भी अब बढ़ाओ के देनी पड़ेगी। तो फिर मेरे मन ने भी कहा कि भाई वेट कर ले कवलीन, कोई बात नहीं। तो वही मतलब ऑप्ट फॉर स्टैंडर्ड सर्विस। एंड विड्रॉ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक विड्रॉ का ऑप्शन ना आपको VFS वाले भी देते हैं, नहीं VFS वाले नहीं, UKVI वाले देते हैं। उनकी जो पोर्टल पे आप लॉगिन कर दो तो वहाँ पे वो नीचे स्क्रॉल करके, मैं क्लिप ऐड कर दूँगी, ये पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ, मैं क्लिप ऐड कर दूँगी। तो उसमें ना नीचे करके ऑप्शन होता है विड्रॉल का, ठीक है। तो भाई वो विड्रॉ करोगे ना जैसे आप, तो आपको वो कहते हैं कि हम आप इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, और अगर आपका विड्रॉल के लिए हो गया है, लाइक विड्रॉल अगर आपका जेन्युइन है तो ही हम आपको रिफ़ंड देंगे IHS का, नहीं तो नहीं देंगे। अब मेरे साथ उस टाइम पता क्या हुआ था, मुझे ये भी था कि मेरा विड्रॉल एक्सेप्ट हो गया, फिर मेरी तो IHS की फ़ीस भी वापस आ जाएगी, सब आ जाएगा, तो फिर मैं करूँगी क्या, है ना, मेरे तो मतलब पैसे वेस्ट हो गए। तो भाई उन्होंने मेरी एक्सेप्ट नहीं की थी। इनफैक्ट मेरा वो रिक्वेस्ट डालने में ऐसा हुआ कि आई थिंक उन्होंने देखा होगा कि ये बच्चा रिक्वेस्ट क्यों डाल रहा है, तो उसमें मैंने रीज़न भी ये डाला था कि भाई मेरा फ़ाइल बहुत डिले जा रहा है, तो इसलिए मुझे दोबारा से अप्लाई करना है, इसलिए मुझे इस चीज़ का रिफ़ंड चाहिए। सो इसलिए, एंड लिटरली उसके एक हफ़्ते बाद ही मेरा डिसीज़न मेड होगा। तो आई थिंक उन्होंने देखा होगा फ़ाइल को कि भाई ये बच्चा रिफ़ंड मांग रहा है, तो भाई क्यों तुमने रोकी हुई है ना, ये सब चीज़ें भी होती हैं भाई, बैंक ऑफिस में भाई बहुत सारी वेरिफिकेशंस होती हैं। तो उन्होंने कुछ तो किया होगा, क्योंकि मैंने दिमाग लगाया कि भाई जैसे मैंने विड्रॉल का डाला वैसे एक हफ्ते बाद क्यों आ गया, इतने टाइम से तो आ नहीं रहा था ना। तो कुछ स्टेप्स भाई भगवान तुम्हारे से कराता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था विड्रॉल कैसे करते हैं। लिटरली मुझे यही कहा था कि VFS में जाके विड्रॉल देना होता है, और VFS में जाके विड्रॉल होगा तो फिर तो विड्रॉल हो गया पूरे वाला,
अब मेरा मन भी नहीं था वहाँ जाके विड्रॉ करने का। तो फिर मैंने वेट किया और मेरा वीज़ा आ गया आफ्टर 53 डेज। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन यार। मतलब आई वांट टू अपडेट करूँ, आई वांट टू मोटिवेट यू गाइस, बिकॉज इवन 53 डेज बाद भी आया है, बट आया है एंड लिटरली विदाउट एनी रिजेक्शन। वेट करने का मतलब यही नहीं होता कि आपको रिजेक्शन ही मिलेगा। और एक पॉइंट मैंने अपने एम्बेसी इंटरव्यू में कहा था कि भाई मैंने मॉड्यूल्स गलत बता दिए थे, ठीक है। अब मैंने गलती कैसे बताया था, तुम लोगों ने यार हर चीज़ को गलती ले जाते हो। अब मैंने गलती कैसे बताया था, अब मेरे जो मॉड्यूल्स है ना उनमें हर एक मॉड्यूल के आगे स्ट्रेटेजिक लिखा हुआ है, ठीक है। लाइक स्ट्रेटेजिक ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट या फिर ऐसा ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे तो याद भी नहीं है यार, मतलब कैसे बच्चे को याद होगा यार, जो उसने पढ़ने जाना है वो उसको कैसे याद होगा, कैसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं ये। तो फिर मैंने वो स्ट्रेटेजिक वर्ड नहीं बोला था उनको, बस ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे फटाफट। बिजनेस मैनेजमेंट कह रही हूँ बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऐसे ऐसे ना मैंने फटाफट से बोल दिए थे बड़े सारे, है ना। अब मैं ऐसे बोलूँगी स्ट्रेटेजिक्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक्स ऑफ, मतलब सेंस ही नहीं बन रही है ना यार। फिर उसके बाद कुछ फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग और समथिंग लाइक दैट, ऐसे ऐसे थे, ठीक है। तो अगर आप मेन मोटा मोटा वर्ड भी बोल रहे हो ना अपने मॉड्यूल्स का, तो भी चल जाएगा भाई। वो इतना कोई स्कूल के आपकी टीचिंग नहीं कर रहे होते, जैसे लोग कहते हैं कि वो आपका मॉड्यूल्स चेक करते हैं भाई वेबसाइट पे जाके, वैसे वैसे। तो यार वो इतना भी चेक करते हैं कि भाई ये बच्चे ने पढ़ने जाना है, ये पढ़ के नहीं आया है कि इसको एकदम रट्टे ही होंगे। और एक टिप, मेरा इन्विजिलेटर यार, मेरा इन्विजिलेटर ऐसा था कि मैं उस टाइम चीटिंग कर सकती थी, ठीक है। मतलब वो लिटरली मेरे को नहीं देख रहा था, वो अपने टाइपिंग में बिजी होते हैं। तो मैं उस टाइम अपना पेपर देख के मॉड्यूल्स पढ़ सकती थी पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। बट मुझे लगा कि नहीं यार क्या ही फ़ायदा, मतलब मैं एक वर्ड भी बोल दूँगी तो ऐसे रट्टा तोता लगता है ना, कि भाई रट्टे मार के आगे और आगे। भाई तुमसे रट्टे लग रहे हैं तो बिल्कुल मारो, मेरे से नहीं लगते यार रट्टे वट्टे, तो मैं ऐसी शॉर्ट फॉर्म से यूज़ करती हूँ। सो अपने मॉड्यूल्स गलत बताने हैं तो अपने रिस्क पे बताओ। और गलत ऐसे नहीं कि मैंने उस टाइम भी वीडियो में बोला था, गलत ऐसे नहीं कि आप बिज़नेस में अपनी आर्ट्स घुसा दोगे या फिर अपना साइंस वाले सब्जेक्ट्स घुसा दोगे, तो वो तो उनको ऑफ कोर्स पता लगेगा एंड वो साथ के साथ लिख रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो बाद में रीचेक होने के लिए जाता है। तो अगर आप उसको समझ नहीं आया है तो वो बाद में तो चेक करेगा ही भाई, क्योंकि उसका सारा दिमाग लिखने में होता है कि बाद में ही चेक करूँगा, अभी तो मैं थोड़ी ना चेक कर सकता हूँ। और मेरा इंटरव्यू वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैं लिटरली एक जगह अटकी हुई थी जहाँ उसको मेरे पे शक हो गया था कि मैं चीटिंग कर रही हूँ, बट मैं नहीं कर रही थी यार। मैं कोई एक वर्ड भूल गई थी जो कि मुझे अब याद भी नहीं है। तो ऐसे होता है ना यार, कभी कभी तुम्हारे माइंड में वो वर्ड होता है बट तुम्हारी ज़ुबान पे नहीं आ रहा होता है। तो मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, ठीक है। कभी कभी तो नहीं होता, बहुत होता है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, बट इट्स ओके, वीज़ा आ गया और आई एम अबाउट टू फ्लाई, ठीक है। चल रही है पैकिंग शैंकिंग एंड ऑल। और अब मैं यूके के व्लॉग्स डालूँगी और वहाँ पे क्या करना होता है वहाँ पे जाके, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जॉब्स कैसे ढूंढनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं, सब कुछ बताऊँगी। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। लाइक नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, पसंद आए ठीक है लाइक करो, नहीं आए तो मत करो, इट्स ओके, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ। सो थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी, माई डियर फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स। तो इंस्टाग्राम की आदत पड़ी हुई है ना, माई डियर सब्सक्राइबर्स। और जितने लोग मुझे देखते भी हो उनका भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई कोई बात नहीं, कभी ना कभी कर दोगे जब आपका दिल करेगा तो, है ना। तो बस यही था यार। ओके, बाय।